दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे एक बहुत ही अहम इशू के हवाले से, जिस बारे में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जितनी भी इंसानियत का दर्द रखने वाली जो कौमें और जितने भी लोग हैं, जितने ममालिक हैं, वो सब इस हवाले से परेशान है। मसला कश्मीर, इस बारे में हम बात करेंगे। और मसला कश्मीर के साथ साथ आज हम बात करेंगे भारत के हवाले से और मुख्तलिफ जंगी महाज़ों के हवाले से। आज इसी हवाले से जो खबरें ज़रा वो मैं आप दोस्तों की नज़र करता हूँ कि अखबार क्या कह रहा है। जो सबसे बड़ी सुर्खी है आज के अखबार की, वो है भारत का झूठा दावा बेनकाब, कंट्रोल लाइन पर सफ़ीरों और गैर मुल्की मीडिया का दौरा, दहशतगर्दों का कोई कैंप ना मिला, फौजी तर्जुमान का भारत को अभी ऐसा दौरा कराने का चैलेंज। ओके, सबसे पहली खबर ये है। दूसरी खबर जो बहुत अहम है, जिसके लिए ऐसी खबरें सुनने के लिए हम काफ़ी दिनों से बल्कि महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं, वो है भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ का एहतराम, मवासलाती सर्विस बहाल करे। ये कहा है अमेरिका ने। ये जनूबी एशिया से मुतल्लिक़ खारजा अमूर की कायम मकाम नायब सेक्रेटरी हैं एलिस वेल्स। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम अक्सरियती वादी कश्मीर में इंडिया के इक़दामात के हवाले से अमेरिका फ़िक्रमंद है। तो ये ज़ाहरी तौर पे अल्फाज में तो फ़िक्रमंदी हमें नज़र आ रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये ज़रा कुछ वाकई मामला सीरियस हों और कुछ वाज़े असर भारत के ऊपर पड़े और वो कश्मीरी मुसलमानों पे, कश्मीरी इंसानों पे जुल्म सितम बंद करे। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक सहाफ़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ जो सहाफ़त के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे इन्होंने काम किया है। सबीन आगा साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? ग्रेट। और मेरे साथ मेरे दूसरे मेहमान जो एक वकील हैं और उसके अलावा इनका तालीम व तदरीस से भी इनका ताल्लुक़ है और एक सोशल वर्कर है, इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन से इनका ताल्लुक़ है, जनाब राना आसिफ हबीब साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं राना साहब? अल्लाह ताला का शुक्र, माशाल्लाह। सबीन साहिबा, ये जो एक खबर आई है जिसमें जो जनूबी एशिया से मुतल्लिक जो खारजा अमूर की कायम मकाम जो सेक्रेटरी हैं एलिस वेल्स, इन्होंने जो कहा है कि अमेरिका फ़िक्रमंद है, भारत जो है वो मुस्लिम अक्सरियती आबादी पे जो जुल्म सितम कर रहा है, तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का हिस्सा है कि जिस रीजन के अंदर ऑब्वियसली एक टेंशन वाली, क्राइसिस वाली जो है वो सिचुएशन है, तो वहाँ पर जो दुनिया का वाहिद सुपर पावर है वो अपना इन टर्म्स ऑफ वर्बल जिसको कहते हैं कंसर्न तो ज़रूर शो करेगा। तो ऑब्वियसली क्राइसिस सिचुएशन है, टेंशन वाली सिचुएशन है। रिसेंटली आपने देखा है स्कर्मिश हुई है आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जिसमें जो है इंडियन जो आर्मी चीफ थे बिपिन रावत, उन्होंने ये क्लेम किया था कि उन्होंने 4 जो है वो सो कॉल्ड उन्होंने एक्यूज़ किया कि टेरर कैंप्स थे पाकिस्तान साइड पे LOC के, उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। तो और सिंस 2019 से लेकर अब तक जो हमारा LOC है उस पे जो सीज़ फायर वायलेशंस अकॉर्डिंग टू ISPR हैं फ्रॉम द इंडियन साइड, वो 2000 से ज़्यादा हैं। 2600 से ज़्यादा सीज़ फायर वायलेशंस हो चुकी हैं, जिसमें ISPR के ही बकौल तकरीबन 44 सिविलियंस और सोल्जर्स जो है वो हमारी साइड के मारे गए हैं अनप्रोवोक्ड
जो हम अटैक्स देख रहे हैं इंडिया की साइड से, तो ये एस्केलेशन की तरफ जाती है चीज़, इसमें कैजुअलिटी होती है, ह्यूमन लॉस होता है ऑब्वियसली। तो एंड ऑब्वियसली बोथ आर न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज, ठीक है। तो ये कंसर्न यूनाइटेड स्टेट्स का अपनी जगह पर और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का है वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि इससे अगर जितनी ज़्यादा एस्केलेशन होगी ये फिर एक स्टेप और एडवांस की तरफ ना चला जाए। तो कन्वेंशनल वॉरफेयर से कहीं हम, विच मीन्स आफ्टर द कन्वेंशन, ये तो कन्वेंशनल हम देख रहे हैं ना वॉरफेयर जो ग्राउंड पे लड़ी जा रही है। एक स्टेप ये है कि मे बी यू नो दे डिसाइड टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स। एक दूसरे को धमकियां तो देते आ रहे हैं कि जी हम जो है वो वी आर न्यूक्लियर केपेबल। इसका क्या मतलब है? तो इसको एस्केलेशन को कम करने के लिए, इस टेंशन को कम करने के लिए, डेफिनेटली वी हैव सीन दैट यूएस हैज बीन वर्बली सपोर्टिंग के जी आप टेंशन को कम करें, मगर हमें प्रैक्टिकली वो होता हुआ इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि देखिए एक तो ट्रेड कंसर्न्स होते हैं। इस वक्त जो वॉर्स हो रही हैं वो कन्वेंशनल दुनिया में वॉर्स नहीं हो रही हैं, अब हैं इकोनॉमिक वॉर्स, अब है वाटर वॉर्स। तो इंडिया को इंटरनेशनल कम्युनिटी जब से ये हुआ है, हम जो अभी बात कर रहे थे शो शुरू होने से पहले कि 80 तकरीबन मेरा ख्याल है दिन होने वाले हैं, तो ये इंडिया ने जो करना था वो कर दिया। आई डोंट थिंक दैट इंडिया इज सीइंग, कभी भी कश्मीर को उसने जो है वो इंटरनेशनल सालिसी, उसके ऊपर थर्ड पार्टी सालिसी एक्सेप्ट नहीं की है। कोई अगर ये कहता भी है, किसी की तरफ से ये आती भी है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स पहले कह चुका है, कई मरतबा सदर ट्रंप कह चुके हैं कि हम मीडिएशन करने के लिए तैयार हैं, मगर इंडिया इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता रहा है और ऑल्सो वो बायलैटरल इशू कहता रहा है। लेकिन इस स्टेप के बाद जो टेक ओवर किया है इंडिया ने, कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस स्क्रैप किया, उसके बाद ये बायलैटरल इशू तो नहीं रहा ना, आपने तो बाईपास कर दिया ना उसको, आपने जो है वो उसको ऑनर नहीं किया जो आपकी हमारे साथ बायलैटरल और जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं या इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स हैं इस हवाले से, कश्मीर के हवाले से, तो वो कभी भी नहीं करता है। क्योंकि मुझे इन माय ओपिनियन इंडिया जो है वो पाकिस्तान को अपने डिस्प्यूटेंट के तौर पे नहीं देख रहा है। ये जो उसने स्टेप उठाया है, हम ये बहुत बोल रहे हैं कि जी वो उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो का दोनों मरतबा हिस्सा था, अब उसने अपना जो वादा पूरा कर दिया, बट मैं इसको इस तरह देख रही हूँ कि वो इस रीजन के अंदर अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को रीडिफाइन कर रहा है और वो अपने आप को पाकिस्तान के डिस्प्यूटेंट के तौर पे नहीं, बल्कि अपने आप को चाइना के पीयर के तौर के ऊपर जो है वो सामने दुनिया के लेकर आ रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो दिखा भी रहा है। जो कि हमने देखा है कि कैसे उसने अपना आप को एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक इकोनॉमिक पावर के तौर पर पेश किया। जो यूनाइटेड नेशंस की अभी 74th जनरल असेंबली में मोदी साहब ने जो स्पीच की थी, उसमें उन्होंने अपनी तमाम इकोनॉमिक हवाले से गुफ्तगू की थी। सो ये क्या है ये, और हमने देखा कि उनकी पोजीशन बड़ी इंटरनेशनली मजबूत है। तमाम मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से उन्हें वेलकम किया गया। उन्हें इस स्टेप उठाने के बावजूद जो अट्रॉसिटीज कमिट की जा रही हैं, जो जुल्म हो रहा है कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर, आपने वहाँ पहले 7 लाख फौज थी, उसको बढ़ा के 9 लाख फौज कर दिया है। कितने होंगे वहाँ पे मिलिटेंट्स? मुट्ठी बराबर मिलिटेंट्स होंगे, और आपने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को कश्मीर में जो है 9 लाख फौज लगाकर उन्हें हॉस्टेज वहाँ पर बना दिया है। सही। अच्छा राणा साहब, जिस तरह अभी सबीन जी बता रही हैं कि वहाँ पे 9 लाख के करीब फौज इस वक्त मौजूद है, जो दफ़ा 144 नाफिज है, कर्फ्यू का माहौल है, 80 के करीब दिन हो चुके हैं। ये जो कर्फ्यू होता है ये एक आर्जी हल होता है, ये इतने तवील अरसे के लिए तो नहीं किया जा सकता, और अगर वहाँ पे है तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे हालात जिस तरह हम समझ रहे हैं क्या वैसे ही हैं, इससे भी ज़्यादा सख्त है, या कुछ थोड़ी सी नरमी होगी कि लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो तो पूरी कर सकते होंगे, कोई हल्का फुल्का आना जाना भी होगा। अभी उन्होंने पोस्ट पेड सर्विस जो है वो भी उन्होंने शुरू कर दी है। हाँ, ये देखें जो मीडिया में दिखा रहा होता है चीज़ें, कुछ वहाँ से इंडिजिनस सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही होती हैं, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो लोग आप देखें हमेशा दुनिया में देखें
जब वियतनाम की वार थी तो फिर भी लोगों ने अल्टरनेटिव रास्ते अपने कम्युनिकेशन के, फूड के ये निकाले हुए थे लोगों ने। ऐसे नहीं होता कि माशरा बिल्कुल सोसाइटी रुक जाए। बाकी जो इतनी तवील अरसे है, ये उनको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होंगी कि अगर जिस दिन हमने यहाँ से कर्फ्यू अपलिफ्ट किया उस दिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इसको वो तवील, वरना पहले आप देखें 12 दिन 14 दिन या 15 दिन का होता था ज्यादा वहाँ पे जो हिस्ट्री रही है ये। लेकिन इस बार जारी बात है उनको एक चीजें, उनकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होंगी कि अगर हम इसको अपलिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस जो है वो बहुत एक बड़ी तादाद में लोगों की होगी। और इस बार प्रॉब्लम ये है कि जो सारी जो रास्ते हैं दुनिया के वो तो अब बंद हो चुके हैं। जो इंडिया का एक क्लेम होता था फॉल्स, और जो एक प्रोपोगंडा है कि वहाँ पे जो पाकिस्तान की तरफ से जो है इंटरवीन किया जाता है उसकी मूवमेंट के अंदर कश्मीर में, अब तो आप देख लें कि कोई ऐसा रास्ता ही नहीं बचा। उसके बावजूद आप देख लें ये जो कैंप्स का ड्रामा, ये तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किया जाता है। और इंडिया ने आप देखें कि जो जिसको सर्जिकल, अक्सर आपने देखा 30-40 साल से एक सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी देते थे, सर्जिकल भी करके देख लिया। उनके 2 प्लेन भी आप देख लें पाकिस्तान ने जो मार गिराए, और उनके कैप्टन भी पकड़ के पूरी दुनिया को दिखा दिया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और दूसरा चीज वो जो डर रहे हैं जिस चीज से, आपने देखा है कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं या राहुल गांधी साहब हैं, जितने भी लोग हैं, उनको वो वहाँ पे आपको पता है इंटरेस्ट क्यों नहीं दे रहे। वो अपोजिशन भी इस वक्त जो है वो हुकूमत के खिलाफ हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ वो आवाज दे रही है। और जितनी आवाजें पाकिस्तान में, वक्फे से वापस आकर तरफ फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, तो अंदर से भी इतनी आवाजें जी, जितनी पाकिस्तान में आवाजें इतनी इंडिया के अंदर से भी। जी हाँ, बेशक बेशक बेशक। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी राना साहब, वक्फे से हम वापस आ चुके हैं, और वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि अब इंडिया में सिवाय मोदी और मोदी की पार्टी के बाकी जितने लोग हैं उनके जो ख्यालात हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ और वो कुछ बेहतर जो है वो नज़र आ रहे हैं। जैसे वो अपोजिशन के लोग और दूसरे लोग जो दानिश्वर लोग हैं, उनकी खास तादाद वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को उसके इस फैसले के मतलब खिलाफ जो है वो बात कर रही है। उनका यूथ बात कर रहा है, उनका यूथ आप देखें जो उनके स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज के, वो बात कर रहे हैं। देखिए रैशनल एक चीज है ना, उसको तो हर बंदा ही हमायत करेगा। और जाहिर बात है कि जो ये एक फाशिस्ट अप्रोच है मोदी साहब की हो या हिटलर की हो या किसी की भी हो, वो देखें वो तो अपने तौर पे चीज़ों को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी करना चाहते हैं, अपनी डेफिनेशंस देना चाहते हैं ना। लेकिन पूरी दुनिया में एक रैशनल होता है, वो एक्सेप्टेबल, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। आप देखें जितना भी इनका प्रोपेगेंडा देख लें, कैंप्स वाला देख लें, कल पूरे फॉरेन मीडिया ने विजिट किया है। जी हाँ। और पाकिस्तान ने जो अपना हमारी तरफ का जो आज़ाद कश्मीर है वो तो ओपन है, कोई जर्नलिस्ट जाना चाहे, कोई भी जाना चाहे, ओपन है। इटली इसलिए ओपन है कि हमारे यहाँ जो हमारे पर जो ब्लेम लगाया जाता है कैंप्स का और चीज़ों का, वो तो ऐसी कोई चीज़ वजूद ही नहीं रखती ना। और जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई इनके पास एविडेंस है तो वो साबित करें। अब दरख्तों के ऊपर आप बम्बारमेंट करके और शो कर 4-5 दरख्त जला के आप कह दें कैंप मौजूद था, जी जी जी, तो ये तो फॉल्स प्रोपोगंडा है। इससे तो आप अपने चैनल्स जो है वहाँ के मीडिया, जो कंट्रोल मीडिया है, जो भारत का कंट्रोल मीडिया है, उसको तो आप दे सकते हैं। और वो बड़ी बड़ी आपने देखा है बगैर किसी सबूत के राई का पहाड़ बना देते हैं वो। हाँ। तो मगर दुनिया देखे मुतमईन नहीं होगी। जो हिस्टोरियन है उसमें न्यूट्रल लोग भी होते हैं, जो गैर जानिबदार होते हैं, वो लिखेंगे ये सारी चीजें। हाँ। और इससे इंडिया की अंदर से जो रेजिस्टेंस है कश्मीर की, आप उसको खुद फ्यूल मुहैया कर रहे हैं। और वो जिस दिन कर्फ्यू अपलिफ्ट होगा उस दिन देखिएगा किस तरह इनसे वो रेजिस्टेंस संभाली भी नहीं जाएगी इनसे। सही। और ये जो इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, हरियाणा के इलेक्शन के लिए कि हम पानी बंद कर देंगे और हरियाणा को देंगे, हरियाणा को देंगे, तो ये वो एक्सप्लॉयटेशन है जो इन्होंने पहले आपने देखा अमृतसर में भी किया था ये चीजें। आज भी देख लें कि उनके साथ हुआ क्या। जो वहाँ की सिख पॉपुलेशन है जितनी ज्यादा इंडिया में विक्टिमाइज हुई है, पूरी दुनिया में आप देख लें कि कनाडा में कहीं भी जाके देख लें, जब वो कोई डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो वो इंडिया की जो ह्यूमन राइट वायलेशन है, सिख कम्युनिटी उसको हाईलाइट भी करती है। जी, और वैसे आप कहाँ लोगों की जुबान बंद करेंगे? दुनिया के 190 कंट्रीज हैं, वहाँ सिख पॉपुलेशन मौजूद है, इसी तरह कश्मीरी भी मौजूद है। जरूरत इस अमर की है कि हम पाकिस्तान गवर्नमेंट, हमारा मीडिया, हम सब मिल के स्ट्रेटेजी बनाए जिसका काउंटर प्रोपेगेंडा जिसे कहते हैं, काउंटर प्रोपेगेंडा स्ट्रेटेजी हो, जिसमें आप हर फ्रंट पे उनको जवाब दें। हमारे एम्बेसियों में बैठे हुए लोग सिर्फ फरवरी वाला दिन न मनाएं,
हर रोज ये दिन मनाएं। बिल्कुल सही है। और जो कश्मीरी कम्युनिटी है वो उनकी भी एक खास जिम्मेदारी है कि वो पूरी दुनिया में जहां जहां पे हैं वो अपने इस कॉज को लेके आगे बढ़े, इस कॉज को आगे लेके बढ़े। और मैं कहता हूँ जो हमारी मैं कल था भी इंफॉर्मेशन फेडरल डिपार्टमेंट जो इस्लामाबाद में, कि फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को एक अलग से आप अपना जो पीटीवी है या हमारा जो है उसको आप कश्मीर कॉज का एक कोई 5-6 आवर मुख्तस कर दें, जो पूरी दुनिया को रोजाना की बुनियाद पर ब्रीफिंग दी जाए, क्योंकि दुनिया ऐसी है ना आजकल, उसके अपने मसाइल बहुत है। मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान टेलीविजन को भी बेहतर करने की जरूरत है कि पाकिस्तान में भी लोग उसे ज्यादा से ज्यादा देखें और पाकिस्तान से बाहर भी वो उस तरफ देखा जाए। तो मतलब सरकार के हाथ में, और सरकार सीरियस है अगर तो ये पता चलेगा। देखिए जैसे don.com है, sama.com है, आपने देखा है, और भी चैनल है सारे इस तरह, अब तक भी है। हाँ, इस तरह ptv.com हमें एक ऐसा IT का ब्लॉगर हायर करने पड़ेंगे, लॉबियस्ट हायर करने पड़ेंगे, जो देखें इंडिया के आप ब्लॉगर देखें, उनके लॉबियस्ट देखें, पूरी दुनिया का ज़हन पे उन्होंने एक फोबिया चढ़ा दिया है कि इस्लाम फोबिया है, पाकिस्तान से लोग आते हैं वो हमारे अंदर वो इंटरवेंशन करते हैं और हमारे यहाँ रेजिस्टेंस शुरू होती है। ये प्रोपेगेंडा उनका एक नैरेटिव जी हाँ, यहाँ से झूठ की जो है वो बेस शुरू होती है। इस झूठ की, इसका काउंटर जो है ना, काउंटर नैरेटिव देने के लिए, और पाकिस्तान में ब्रेन भी मौजूद है, हमारे पास बेहतरीन प्रोड्यूसर मौजूद है, मीडिया प्रोफेशनल मौजूद है, तो बेहतरीन किस्म का इनको जवाब दें और वो हमें डिजिटलाइज करना पड़ेगा। जो सही। अच्छा सबीन जी, जैसे देखिए अभी रान साहब भी बात कर रहे हैं कि हमने जो गैर मुल्की सफारतकार हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनको हमने विज़िट करवाया है अपना आज़ाद कश्मीर का और इन सारे सरहदी इलाकों का, कि आप देखिए यहाँ पे ऐसे कोई कैंप्स वगैरह नहीं है। अच्छा ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि हिंदुस्तान ये इल्ज़ाम लगाता है पाकिस्तान पे और इसके ऊपर जो है पूरी बेस बना के कि यह दहशतगर्द मुल्क है, ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करता है, हमारे मुल्क पर पीस ख़राब करता है, हमने उस पीस को जो है वो वापस बहाल करने के लिए 9 लाख फौज भेजी हुई है वहाँ पे, हम कोई जुल्म नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। तो उसका तो ये सारी चीज़ें, और पाकिस्तान की तरफ से जब ऐसे इक़दामात और दुनिया को अब आहिस्ता आहिस्ता वो झूठ और सच में फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया है, तो इससे भारत की साख ख़राब नहीं होती है जब वो बिज़नेस की बात कर रहा है, ट्रेडिंग की बात कर रहा है, तो इतना झूठ उसका खुल के सामने आना, इस बारे में क्या कहते हैं? या अभी खुल के आना बाकी है झूठ? मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी दुनिया को मालूम है कि इंडिया क्या कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम, जैसे मैंने अपने पहले आंसर में आपको बताया कि उसकी साख पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने अपनी पावर को दुनिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रेंथन किया है, मज़ीद रीइंफोर्स किया है, ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी बस, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो कम्युनिटी भी जिसको वो टारगेट कर रहा है कश्मीर में, मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कंट्रीज़, वहाँ पर भी उसकी साख बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो आई एम सॉरी, अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे एग्री इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। हमें उसकी साख मजबूत से मजबूत तर होती नज़र आ रही है। जहाँ तक ताल्लुक पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल नीलम वैली लेकर जा है, डिप्लोमेट्स और इंटरनेशनल मीडिया को बहुत अच्छा किया। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो एक्सपोज करते हैं इंडियन क्लेम्स को, या जो वो झूठ बोल रहा है। मगर इसका फ्लिप साइड ये है कि क्या पाकिस्तान की स्टेट और पाकिस्तान की आर्मी उस जगह पर लेकर जाएगी जहां दहशतगर्दों के कैंप होंगे? ऑब्वियसली ऐसी जगह ही लेकर जाएगी जहां पे नहीं होंगे, एंड ऑब्वियसली वहां नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुझे जो है, मगर बहुत अच्छी नहीं हुआ क्या यहाँ पे? हमने दहशतगर्दों से तो पाकिस्तान को क्लीन नहीं किया है क्या अभी? देखिए, पॉकेट्स अनफॉर्चुनेटली अभी तक मौजूद हैं और उनको सपोर्ट भी अभी तक मौजूद है। यही वजह है कि हमें छोटे छोटे वाक़यात होते नज़र आते हैं। ये जब खामोश बैठते हैं मिलिटेंट्स, या जिनको स्टेट ने डिक्लेयर किया है टेररिस्ट के तौर पर, इनका सिर्फ जो मकसद होता है वो होता है रीग्रुप होना, मज़ीद पावर के साथ, मज़ीद स्ट्रेंथ के साथ, मज़ीद फंडिंग के साथ, मज़ीद इंटरनेशनल जो नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट होती है उसके साथ। तो मुझे नहीं लगता है कि वो खामोश बैठेंगे, और मुझे ये भी नहीं लगता है कि वो इस मामले में भी खामोश बैठेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ अंकल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिर्फ आवाज बैठी हुई है, तो माफी चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपसे
मेहमान राणा साहब बहुत ही मेरे प्यारे और बहुत पसंदीदा है। और ये जो मेरी बेटी आपने ये भी किसी दफा इनसे बात की थी। अब एक मुख्तसर सवाल करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में पूरी दुनिया ने ये कहा कि आपस में मिलके मसले को हल करें, इसका मतलब कोई बंदर बांट कर ले। तो ये बताएं दोनों इनके व्यू क्या है कि अगर दोनों बात करते तो क्या पॉसिबल हल निकल सकता है, अपनी राय दें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, ये बात सही है। बाहर की तरफ से कोई बहुत ज्यादा कोई हिस्सा डालता भी है तो वो ये कहता है कि भी आप दोनों आपस में मिलकर अपना मसला हल करें। ऐसा सानू पता है, मतलब कैसे हल होगा वो? नहीं हो सकता ना। देखें, अब तो खैर कुछ भी नहीं हो सकता ना। अब तो आपने अपनी यूनियन टेरिटरी का उसको मेन स्ट्रीम में हिस्सा बना दिया है। तो अब ये तो वो बिल्कुल कहलाएगा जो इंडिया कहता है कि जी हमारा इंटरनल मामला है, और पाकिस्तान उसमें इंटरफियर कर रहा है क्योंकि वो उसका पार्ट बन चुका है। तो अब उसके हवाले से अब ये कहना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जैसे, मैं तो इस नैरेटिव के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि आप इसको अबैंडन करें फ़ौरन, बिकॉज़ इससे जो कश्मीर का कॉज है उसको नुकसान पहुंचेगा और इंडिया को ये मज़ीद मौका मिलेगा दुनिया को बताने का कि देखें हम तो कहते हैं कि वो हमारे इंटरनल मामलात में मुदाखलत करता है। अच्छा, इंडिया की जानिब से बलूचिस्तान में वो अच्छी खासी वो एक एक्टिविटी चल रही है जो हमारे मुल्क के अमन के ख़िलाफ़ है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसी सियासी और मजहबी जमातें वो भी सामने आई हैं जिनका ताल्लुक जो है वो रॉ से निकला है या वो इंडिया से निकला है, उनकी फंडिंग से निकला है। तो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत तो इंडिया करता है दर हकीकत। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आई एग्री विद दैट कि इंडिया हमारे बलूचिस्तान के अंदर जो है वो एक्टिव है। फिर यहाँ पे चाइना एम्बेसी पे जो हमला हुआ वो उसके पीछे उसके भी सारे ताने बाने इंडिया के साथ मिल रहे थे। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान के थ्रू हो रहा है, वो भी हो रहा है। मगर इसमें एक चीज़ ये है कि हमने गैप छोड़ दिया है ना। जब कोई मुदाखलत इतनी कर सकता है, इतनी पेनिट्रेशन कर सकता है, इसका मतलब ये है कि हमने अपने जो सिक्योरिटी का पैराडाइम है उसके अंदर चेंज लाना है। हम इतना मजबूत कर दें, बलूचिस्तान का बॉर्डर पोरस बॉर्डर है, वहाँ स्मगलिंग होती है बहुत ज़्यादा, जबकि वो पूरा प्रोविंस जो है वर्चुअली आर्म्ड फोर्सेस के कंट्रोल में है, वर्चुअली आर्म्ड फोर्सेस के कंट्रोल में है, और सबसे ज़्यादा अनरेस्ट वहाँ पर है। व्हाई इज़ दैट? इंडिया वहाँ कैसे एक्टिव है जबकि वो एरिया आर्म्ड फोर्सेस के कंट्रोल में है? व्हाई? कुलभूषण जाधव भी आपका बलूचिस्तान से कहा जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा। ये तो बहुत, तो ही वाज कॉट रेड हैंडेड, वो कॉट रेड हैंडेड और वो एक्सपोज हुआ वहाँ पर। मगर हमने उसको इतने अच्छे तरीके से प्ले नहीं किया इंटरनेशनली। अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया का नैरेटिव है वही बिका, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने उसके इंटरनेशनल एसेट या उसका जो स्पाई था जो यहाँ पे एस्पियोनाज कर रहा था उसको हमने रेड हैंडेड पकड़ के दुनिया के सामने पेश किया। लेकिन उसके बावजूद हमें इंडिया का नैरेटिव ही बिकता हुआ नज़र आता है, जिसमें आई डोंट वांट टू रिपीट, आपकी इकोनॉमी है, ट्रेड है। मलाइशियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मलाइशिया उनके साथ ट्रेड नहीं बंद कर रहा है। इंडिया इज़ नाउ कंसिडरिंग बैनिंग ट्रेड विद मलाइशिया। इंडिया कंसिडर कर रहा है मलाइशियन पाम ऑयल के ऊपर बैन। वाई? इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ मलाइशियन पाम ऑयल। खराब हुए हैं क्योंकि मलाइशियन प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था यूएन जनरल असेंबली के अंदर कश्मीर के हक जो है, जैसे हम चाइना को देखते हैं कि चाइना जो है वो किसी भी एक्सटर्नल जो है वो क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करता है। जैसे आप मतलब पाकिस्तान आपका एलाय है तो यूइगर्स मुसलमान चाइना में क्या हो रहा है? हमारी गवर्नमेंट उन मुसलमानों के बारे में बात नहीं कर सकती है। तो इन चाइना डज नॉट एक्सेप्ट इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, वो रोकता है। इंडिया लार्जली
नहीं करता था, बट अब हमने वही चीज़ जो चाइना कर रहा है, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म को रिजेक्ट करना, और बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नज़र आता है, वही आया। टर्की के हवाले से भी आया, क्योंकि टर्किश प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने भी कश्मीर के हवाले से उसके हक में बयान दिया था इंडिया के ख़िलाफ़, और कहा कि वी स्टैंड बाय द कश्मीर। तो हमें ये रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आया। तो उन्होंने तो कोई भी ट्रेड, यहाँ से ये फैसले जा रहे हैं, इंडिया ये कंसिडर कर रहा है, क्योंकि वो यही कहता है कि हमारा इंटरनल मामला है, एंड इसके ऊपर जो है इस तरह का रिएक्शन तो हमारे पार्ट का प्रेशर तो फिर कोई अहमियत ना रख, उसकी तो फिर कोई अहमियत ना हुई। अनफॉर्चुनेटली हमें अपना गेम अप करना है, हमें अपनी डिप्लोमेसी अप करना है। वी हैव टू अप द एंटे। हमें इसको फोर्सफुली डिप्लोमेसी को जो है वो इंटरनेशनल विद फोर्सेस, नहीं, फोर्सफुली मींस बी अग्रेसिव डिप्लोमेसी लेके चलनी है। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं, फिर आनंद साहब से इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी, फातिमा बोल रही हूँ लाहौर से। फातिमा साहिब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? आपके सहाफी बैठे मेहमान माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर रही हैं और रियलिटी बेस्ड बातें कर रही हैं, मुझे अच्छी लगी इनकी बातें सर। और आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं एक बात में इजाफा करूंगी। अभी उन्होंने कहा था कि हमें इस स्लोगन को इस तरह नहीं करना चाहिए कि इंडिया उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे कश्मीर के हवाले से। तो मुझे एक चीज़ जो बहुत बुरी लगती है, हमारे अक्सर लोग भी अपने प्यार मोहब्बत में या टीवी प्रोग्राम्स में एंकर बहुत बाजुकात एक तरह से इंडिया वालों को गाली हम देते हैं, उनको बुरा भला कह देते हैं कि वो बुज़दिल हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। और कुछ एंकर के तो मैंने बहुत नाज़ेबा अल्फाज सुने। मैं इस सिलसिले में ये समझती हूँ, पहली बात तो ये किसी दुश्मन को बुज़दिल नहीं समझना चाहिए। वो बुज़दिल दुश्मन हमसे हमारा एक हिस्सा अलहदा कर चुका है बांग्लादेश की सूरत में, इसलिए वो बुज़दिल नहीं है, समझदार है। दूसरी बात यह कि जब हम यहाँ बैठ के गाली देते हैं, उनके मीडिया वाले सब जगह पे मीडिया पहुंचा हुआ है, जब वो सुनते हैं तो मुझे ये लगता है कि वो ये गुस्सा भी वो वहाँ पे मुसलमानों पे निकालते हैं कि यहाँ से जब आप किसी को गाली देंगे तो वो आपको आगे से इज्जत से तो नहीं पेश आएगा, और ख़ासतौर पे जब वो पहला ही आप उसके हाथ के नीचे है तो वो तो अब उसको और पीसेगा। तो काइंडली हमें गुफ्तगू में थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। राणा साहब क्या कहते हैं इस हवाले से आप? मेरा ख्याल है कि अगर कुछ एंकर्स वगैरह वो ज्यादा जज्बाती होके जज्बात में आके अगर बुरा भला कह रहे होते हैं तो वो इंडियन मीडिया का अपनी तरफ से शायद मुकाबला करने की कोशिश कर रहे होंगे, और वो मुकाबला अपने आप को, अपने मेयार को गिरा के किया जा सकता है, उसके अलावा तो नहीं हो सकता। हाँ, मैं तो कहता हूँ देखिए रैशनल बात करनी चाहिए, जो अक्ल और दलील और आपकी सोच को जो एक्सेप्टेंस हो वो बात करनी चाहिए। अब जो दुनिया में देखें एक अब इंटरनेशनल प्रेशर या उसकी बात नहीं है, अब अपने इंटरेस्ट की बात है। जिसके अगर यूएई के इंटरेस्ट माशी जो है मुफादात इंडिया के साथ है तो वो उसे गोल्ड मेडल भी देंगे मोदी को, क्योंकि उन्होंने अपनी इकॉनमी सर्वाइव करनी है। हमने 70-72 साल में हमें किसने रोका था अपनी इकॉनमी मजबूत करने में? आप देखें मोदी ने कब वार किया आपके ऊपर, जब आपका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 5.8 से 2.1 पे ऊपर आ गया, जब आपकी बिल्कुल आपकी जो तमाम महंगाई की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई। ये तमाम मौके, वरना देख ले कितनी हुकूमतें रही हैं पाकिस्तान में, माशाल्लाह भी रहा है, जमहूरियत भी रही है या सेमी जमहूरियत सेमी माशाल्लाह भी रहा है, लेकिन कभी भी आप देखें कि उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में इस तरह का इकदाम नहीं किया जो कदम अभी 370 का उन्होंने अभी उठाया। और उन्होंने ये भी कहा है कि अपोजिशन लीडर्स उनके दफा 370 के खिलाफ बात कर रहे थे, तो मोदी ने एक स्टेटमेंट ये भी दी है कि अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो वो इसको दोबारा बहाल करवा के दिखाए। और अपने ही उन अपोजिशन जो लीडर्स थे और जो सियासतदान थे जो इस हवाले से बात कर रहे थे, डायरेक्टली उनको निशाना बना के बात की डायरेक्ट उन्होंने। और मोदी की आप लैंग्वेज देखें, उसमें टून ही आपको इकोनॉमिक टून नजर आती है, वो मुआशी टून नजर आती है। और फिर जो उसके साथ आप देखें उनके मिलिटेंट विंग है RSS वगैरह, या जो मिलिटेंट विंग है वो तो दुनिया में आप देखें अब इस एक अजीब सा कल्चर निकल आया है कि अगर तैयब उर्दगान है वो अपने खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं सुनना चाहते। उन्होंने भी जो अपने मुखालफिन थे उनका वो जो एक जिस तरीके से उनका कुचला है वो भी दुनिया की हिस्ट्री कभी लिखेगी चीज़ें। तो इसी तरह आप देखें कि जो चीज़ें है कि इंडिया इतना बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गया कि वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की ऑफर को भी रिजेक्ट करता है। वरना एक जमाने में सुपर पावर अमेरिका को माना जाता था और कहा जाता था जी अमेरिका के जो सदर ने बात कह दी
उसके ऊपर मनोहन दुनिया अमल करेगी। पीर साहब ने गल कहते हैं। हाँ, मतलब आपको याद होगा मुशर्रफ साहब ने जो उसका जवाब दिया था कि जी जब मेरे को कहा गया तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, या तो हम उनसे जंग लड़ते, सही, या हम उनको इनकार करते। बिल्कुल। तो मोदी ने तो इनकार किया ना। हाँ। तो इनकार का मतलब तो जंग होता है। सही। तो इसका मतलब है कि हमें देखना पड़ेगा कि हम जो एक ख्वाब में यूटोपिया में रहते हैं, जिसको हम OIC कहते हैं, OPEC कहते हैं, या हम कहते हैं जी उम्मा का कॉन्सेप्ट, तो इस ख्वाब गफलत से निकलना पड़ेगा। अभी उम्मा वगैरह कोई चीज़ नहीं है, अभी अपने अपने मफादात हैं। अफगानिस्तान के लिए हमने कुछ भी किया, वो अफगानिस्तान कहता है जी आपके अपने मफादात थे। पाकिस्तान में आपने देखा है जो बदअमनी कौन फैलाता है, NDS रॉ है। अगर हम वही नारे लेके चलते रहे कि तुमने ढाका दिया, हमने काबुल लिया, अब लेना है कश्मीर टूटे शिमला की जंजीर, तो ये तो नारे तो हो सकते हैं, इस पे कोई रैशनल नहीं बिल्ड किया जा सकता। और हम देखेंगे चाचे मामे फुफियाँ, उनको हमने डिप्लोमेट बना के भेजना है जो जाके सारा दिन शॉपिंग करते हैं और उधर कुछ नहीं कर पाते, या उन लोगों को भेजना जो इंतहाई ज़हीन दिमाग है, जो एम्बेसी को आपकी इनलाइटमेंट करें, आपकी एम्बेसी से रिफ्लेक्शन नजर आए, या वो देखना है जो आपको बिजनेस पैसा, किसी बैंक का प्रेसिडेंट है वो आपको बिजनेस पैसा दे सकता है, आप उसे अमेरिका का सफीर लगाए थे। हाँ, वैसे ये सफीर नौजवान भी तो हो सकते हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। यस। और प्रोग्राम का वक्त जो है, प्रोग्राम का जो पहले हिस्सा है वो अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। राना साहब, आप हमारे साथी होंगे, आपको हम जाने नहीं दे रहे क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हमें ज़रा आपकी मदद चाहिए। और सबीन साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया, आपकी सीधी और साफ बातें जो हैं वो हमें सुनने को मिली आज। थैंक यू सो मच। और हम लोग बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, हम मजलूम के साथ खड़े रहेंगे और उनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता रहेगा। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो हम एक नहायत ही अहम मौजू बात करने वाले हैं, और वो मौजू है गुटखा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से। ये एक आजकल इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, तो देखते हैं कि हम सब लोग मिलके इस बुराई को किस तरह ख़त्म करने में हुकूमत का साथ दे सकते हैं। इस बारे में बात होगी। अब दोस्तों की कॉल्स वगैरह का सिलसिला भी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, जहां पे हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम इशू पे, हमारी सेहत के हवाले से इस मौजू पे बात होगी। हम वैसे ये तो आप जानते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और ये कौल हमने बचपन से सुना है, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा हमें हर रोज़ ही होता है। जिस दिन हमारी तबीयत ज़रा सी भी ख़राब होती है तो हमारा किसी काम में दिल नहीं लगता, और हमें खाने पीने के हवाले से हमें बताया जाता है कि जितनी भी तहकीक रिसर्चेज हैं वो सारे ये बताती हैं कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छी खुराक खानी चाहिए, हमें ऐसी वो अशिया जो हमारी सेहत के लिए मुज़िर हैं उनसे दूर रहना चाहिए। तो इसी हवाले से आपको गुटखे के बारे में मैं आपको बात करना चाहता हूँ। कराची शहर में सालाना पता नहीं कितनी बड़ी तादाद में हम अपना पैसा जो है वो कराची की आवाम, ख़ुसूसी तौर पर कराची की आवाम, वो गुटके और मावे की खरीदो फरोख्त और इसको इस्तेमाल करने में जो है ना इतना पैसा हम बहा देते हैं। पैसा ठीक है आपने कमाया है, आप अपनी सेहत का नुकसान कर रहे हैं। मगर आपको एक और बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान में कैंसर के हर 300 मरीजों में से 100 मरीज जो हैं वो मुंह के कैंसर में वो के मर्ज में मुब्तला हैं, और जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ गुटखा है। तो इस वक्त सिंध में, ख़ास तौर पे कराची में और ठट्ठा में, क्योंकि यहाँ पे इन दो जगहों पे बहुत बड़े पैमाने पे गुटखा इस्तेमाल करने वाले लोग जो है मौजूद हैं, तो यहाँ क्रैकडाउन चल रहा है, और गुटखा खाने वाले को जो 6 साल कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है इसकी सज़ा हो सकती है, और जो गुटखा बेचने वाला है उससे सारी प्रॉपर्टी ही जब्त करने की सज़ा के साथ जो है वो एक एक्शन किया जा रहा है। और इस क्रैकडाउन में काफ़ी जगहों पे काफ़ी हद तक
गुटखे की जो खरीदो फरोख्त है इस पे कंट्रोल किया गया है, मगर इसके बावजूद अभी भी ऐसी खबरें मौजूद हैं कि जहां पे गुटखा जो है वो आसानी मिल जाता है उन लोगों को। किसी भी जो सिगरेट और गुटखा छालिया का जो कैबिन है उसके जो उनके अपने रेगुलर कस्टमर्स हैं, जो एतमाद वाले लोग हैं, उनको आज भी गुटखा फराहम किया जा रहा है। हाँ, उसकी कीमत बढ़ चुकी होगी, लोगों की तादाद में कमी आ चुकी है, मगर अभी भी गुटखा इसी तरह, उस तरह तो नहीं, मगर किसी न किसी हद तक सेल हो रहा है। इस हवाले से हम बात करते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं और जो कानून है वो हमें इस तरह की जो मुज़िर जितनी भी अशिया हैं इनको मतलब किस तरह हमें रोकता है इनको इस्तेमाल करने से, और कितनी आज़ादी से ये लोग मौत बेचते रहे हैं, आज तक किसी ने इन्हें क्यों नहीं पूछा है। इस तरह के और भी बहुत से सवालात मैं तारुफ कर रहा हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है राना आसिफ हबीब साहब, एक वकील हैं, सोशल वर्कर हैं। आप वक्फे से पहले भी हमारे साथ मौजूद थे, एक दूसरे मौजू पे आपसे बात हो रही थी। आपको एक दफ़ा फिर से हम खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ अभी स्टूडियो में जो दूसरी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, ये भी एक समाजी कारकुन है और बहसियत वकील ये अपना काम जो है बड़े बेहतरीन अंदाज से कर रही हैं। तो कानून के हिसाब से और जो दूसरे जो मामला हैं वो इनसे आज हम डिस्कस करेंगे। सैफी अली खान साहिबा हमारे साथ हैं, एडवोकेट सैफी अली खान, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सैफी जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, नौजवान इस वक्त जो गुटखा खाता है या मावा या ये क्या मेनपुरी, तो वो तो इस वक्त शदीद परेशान है, तो वो क्या करेंगे आजकल? देखिए, ये जितनी भी एडिक्शन होती है वो आपकी ब्लड में होती है, और आप जब एडिक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको उसकी, जो आपने फरमाया कि उसको छोड़ने के बाद ड्रग एडोरेंस भी होती है। तो अब ड्रग एडोरेंस की वजह से डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर्स होते हैं, जो हमारे पास एक ANF का सेंटर माड़ीपुर में मौजूद है और एक लांडी में 200 बेड का ड्रग फ्री पाकिस्तान का मौजूद है, कि जहाँ पे तो मुफ्त इलाज किया जाता है। इसके अलावा कोई 17-18 के करीब जो है वो पैसे लेके इलाज करते हैं, जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है। तो ये जारी बात है, हमारे यहाँ जो देखना चाहिए कि पाकिस्तान में हमारे स्टेट लेवल पे बहुत कम जो रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं वो मौजूद है, और फिर उनमें मिनिमम केयर के स्टैंडर्ड क्या हैं, कम से कम देखभाल के मेयारात क्या हैं। तो जब इतनी बड़ी आप कैंपेन चला रहे हैं तो ज़रूर आपको, आपके पास जिन्ना सिविल अब्बासी है, 6 पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल हैं, तो आप उसकी कोई एक पॉइजन वार्ड को या किसी जगह को एक डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर का आप दर्जा दे सकते हैं, ताकि उन नौजवानों में एंड तो मुंह के कैंसर तक जाता है। जी, मुंह के कैंसर तक जाता है। और ये देखें, एक ज़माने में आपको पता है इंतज़ामिया बहाना बनाती थी कि भाई कराची में ये गुटखे की पॉलिटिकल इकोनॉमी है और सियासी जमात इसकी बैक। अब तो पूरी सियासी जमात आप डिसमेंटल आपने कर दी। सही अब है। आपके पास कौन सा बहाना, कौन सा जवाब रह जाता है? और ये जो आप अदलिया के फैसलों के ऊपर कैंपेन चला रहे हैं ना, ये ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं जब तक आप इसको अपनी सूबाई असेंबली से इस इनेक्टमेंट नहीं कराएंगे। सही। ये जो सलाउद्दीन पंवर साहब का फैसला हो या जो फैसले हैं, ये इतना ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। उसकी मिसाल आपको दूँ, जो इकबाल काज़मी पटिशन थी कि भाई इतने दिनों में स्ट्रीट चिल्ड्रन का शेल्टर होम बना के दिया जाए। 3 महीने गर्म रही कैंपेन, एंटी बैगरी भी चली, आपने चैनल पे हमने भी प्रोग्राम किया, हमने भी किया। मगर वो सस्टेनेबल पायदार जैसे सोल्यूशन कहते हैं ना, वो आपकी जो सिंध असेंबली है वहाँ से इनेक्टमेंट हो, उसके फिर रूल्स ऑफ बिजनेस बने, और फिर इसके खिलाफ जो है एक मुकम्मल तौर पर जो है कार्रवाई जो है वो अमल में आए। हाँ, अभी हमारे मुल्क में डैम की कैंपेन ठंडी हो अभी गई, अदलिया के खौफ से जब तक सलाउद्दीन पंवर साहब मौजूद है, चंद जजेस मौजूद है, ये रहेगी, फिर इसने खत्म हो जाना है। सही सही। अच्छा सैफी जी, जिस तरह क्या आप इत्तेफाक करती हैं राणा साहब की इस बात से कि ये जो क्रैकडाउन चल रहा है, जो बहुत अच्छी एक बात है, खुशाइंद बात है, ये एक वक्ती तौर पे हो रहा है, कुछ अरसे बाद जो है सब कुछ फिर से बहाल हो जाएगा। मैं उस दिन मैं कोर्ट में मौजूद थी जिस दिन ये केस टेकअप हुआ था जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब के कोर्ट में। तो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब के जो कमेंट थे वो यही थे कि इस तरह के सरफिरे, एक सर पेशेंट है, कोई गुटखा यूज करता था, उसने वो पिटीशन फाइल की हुई है, तो उसकी पिटीशन के ऊपर ये ऑर्डर्स हो रहे हैं। तो उन्होंने ये रिमार्क पास किए और वो प्रोसिक्यूटर जनरल को बुलाया उन्होंने,
और कहा कि आईजीपी को बुलाएं और बाकी सिंध से भी डीआईजीज को बुलाएं और मीटिंग करें, वरना उसको कोर्ट में उन्होंने टाइम लिया था कि जी मुझे टाइम दिया जाए, मैं उनसे बात करूंगा और इसको कंप्लीट हम क्रैक डाउन करेंगे। तो उनके भी यही रिमार्क्स थे कि इस तरह के सरफिरे कभी कभी कोर्ट में आ जाते हैं, वरना लोग नहीं जाते। देखिए सारा ये तो नहीं है कि अब अदलिया जो है वो सो मोटे लेती रहे, अब उसमें कोई पिटिशनर बन के गया तो जजेस उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और अगर उसके अलावा किसी को कोई ख्याल नहीं आया? नहीं, कोई किसी को ख्याल नहीं आया। सिंध गवर्नमेंट में देखे ना, पहले भी एक 2-3 साल पहले क्रैकडाउन हुआ था और गुटके बेचने वालों को जब पकड़ा गया तो 5-5 हजार की बेल के ऊपर वो छूट गए और लाइन लगी हुई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि वो जी गुटके वालों को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, पर्सनल श्योरिटी पे भी छोड़े गए और जमानत पे भी छोड़े गए। तो इस तरह से अब जो है उन्होंने इसके ऊपर ये कहा है कि इस पे इसको तो एक नॉन बेलेबल बनाया जाए, किसकी जो खा रहा है या जो बेच रहा है उसकी बेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोगों को पनिशमेंट नहीं देंगे वो जो है वो उससे बाज नहीं आएंगे। वो ये होगा ना कि ठीक है जी हमने इतने पैसे कमा लिए, अब हमारे इलाके में एक लड़का है वो उसकी केबिन है, 3-4 दफा वो गुटके केस में जा चुके हैं, आराम से बेल करवा के आ जाता रहा है। लेकिन अब जो है नाउ दीज डेज तो इसमें जमानत भी मुश्किल हुई भी और लोग परेशान हैं। तो बेल से पहले ही कोई मामला तय हो जाते हैं क्या? वो थाने में हो जाते हैं। अच्छा, आपने वो केबिन में पकड़ा किया, पैसे दिए एसएचओ को और बस आप घर आ गए, वो थाने में ही हो जाते हैं, कोर्ट तक आते ही नहीं है। तो अब जब अगर कोर्ट में भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी डिफिकल्टी है ऐसे केसेस में, क्योंकि देखिए कोई अपनी जो है वो पिटिशन लेके गया है तो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है और उसको वो अपने ऑर्डर्स बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर वो पास कर रहे हैं, क्योंकि उनका खुद ये कहना है कि इस तरह के लोग कभी कभी आ जाते हैं, क्योंकि कोई भी जज कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट नहीं, वो इतने बड़े इशू को एक अगर बंदा लेके आया है, और मैंने उस शख्स को देखा भी, उसको माउथ कैंसर है, उसका पूरा ये मुंह सूजा हुआ था और उसने मास्क लगाया हुआ था, उसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था, मैंने तो उसको देखा भी नहीं। तो देखे चाहे वो खुद विक्टिम हुआ और वो आ गया, तो दूसरे लोग जो हैं हमारी पब्लिक है उनको तो अंडरस्टैंड करना चाहिए ना। मेरी तो अपनी एक कजन है, वो माउथ कैंसर में इसी तरह से उसका इंतकाल हो गया, वो अंदर गले का उसको वो भी यही गुटखा ही खाती थी। बल्कि ये जो पान खाने वाले जो लोग हैं, जो ये कुछ ऐसे भी आदि लोग हैं कि वो मुंह में पान रख के फिर सोया करते हैं। और आपकी मीडिया ने डिफरेंट मीडिया के चैनल्स पे कितने गुटके पर प्रोग्राम बताए गए और कितने छापे मारे गए कि देखें ये कैसे बन रहा है, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। अब अदलिया ने अगर स्टेप लिया है तो होपफुली कि अल्लाह इसका कोई एंड जो है वो बेहतर ही हो, और इनकी बात जो है कि जी पार्लियामेंट से कराया जाए, असेंबली से बिल, कितने बिल पास हुए हैं। अच्छा सैफी जी, एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो इस हवाले से बात करते हैं कि ये इस अदलिया के इस फैसले के अलावा और क्या इससे छुटकारे के हल मौजूद हैं। ठीक है, तो इस बारे में बात करेंगे और ये क्यों नौजवान जो है वो इसकी तरफ माइल हो रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं गुटखा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट सैफी अली खान साहिबा और हमारे साथ मौजूद हैं सोशल वर्कर और एडवोकेट जनाब राना आसिफ हबीब साहब। इनसे बातचीत का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा। आप दोस्त भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और उसके लिए आपको स्क्रीन पर जो है नंबर्स नजर आते रहेंगे, इस पर आप कॉल करके प्रोग्राम में अपना सवाल या कोई भी अपनी राय जो है इस मौजू के हवाले से आप दे सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ होल्ड पे भी हैं, हम इनको जरा जल्दी से शामिल करते हैं और इनसे पूछ जानते हैं कि ये इस मौजू पे क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम, बालाजी बात कर रहा हूँ। बालाजी कहाँ से बात कर रहे हैं? बालाजी कराची से ही हूँ सर, और आपका टॉपिक देख रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है ये। थैंक यू सो मच। तो बालाजी मुझे ये बताएं कि आप कराची से हैं, तो आप खुद कभी आपने गुटखा खाया है या आपके कोई दोस्तों वगैरह में कोई खाते हैं गुटखा वगैरह? सर हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जो चीज गंदी हो वो बहुत जल्दी जो ना आम हो जाती है। सही है। और इसका मैं खुद आदी रह चुका हूँ और ठीक है, खाया। अभी भी आप गुटखा इस्तेमाल करते हैं? जी अब तो खैर बंद हो गया है, शुक्र है कि। तो मिल जाता है वैसे? नहीं मिल तो रहा था, और वक्ती दौर की हमें परेशानी है और अल्लाह ने चाहा तो ये हमसे जो ना बुराई छुट जाएगी। और अच्छा। जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है इस पे, और हमारे काफी जो है बड़े हजरात जो हैं जिन्होंने इस पे एक्शन लिया है। हाँ। तो आप खुश हैं कि आप गुटखा इस्तेमाल करते हैं और वो अभी इस क्रैकडाउन की वजह से
मतलब बहुत सारे लोगों को मुश्किल हो रही है गुटखा हासिल करने में, तो आदत छूट जाएगी आपकी, तो ये अच्छी बात है। आप खुश हैं इस बात से, या आप चाह रहे हैं कि बस जल्दी जल्दी ये जो एक्शन चल रहा है, ऑपरेशन जो है ये खत्म हो और गुटखा जो है फिर से हम हो? दिल की बात बताइएगा ईमानदारी से। मैं बिल्कुल सही बताऊंगा आपको कि ये जो एक्शन हो, ये वक्ती दौर की हमारे लिए परेशानी है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस पे जो ना सही फैसला हो जाए ताकि ये बुराई खत्म हो जाए। ठीक है, हम वक्ती दौर पे परेशानी उठा रहे हैं, लोग इधर भाग रहे उधर भाग रहे हैं। अब ये अंदाजा लगाएं कि 20 रुपए की जो एक ये चीज होती थी मावा गुटखा जो भी है, ये अभी बैंड लगने से 100, 120, 150, 200 जैसे किसी टाइम पे हीरोइन जो होते हैं और जो बड़े नशा करने वाले होते हैं उनकी जो कंडीशन होती है वो कंडीशन हमारी हो गई थी। अच्छा, तो आपने इसके ऑल्टरनेट क्या नशा इस्तेमाल किया फिर? ऑल्टरनेट लोगों ने इसका ये इस्तेमाल किया कि कोई जो है स्मोकिंग कर रहा है, कोई पान ले रहा है, कोई नस्वार रख रहा है, कोई नस्वार रख रहा है, जिन्होंने कभी नस्वार नहीं रखी वो नस्वार रख रहे हैं, कोई पान ले रहा है, और बस इस तरीके से अपना वक्त गुजारते हैं। और फिर जहाँ सुन लिया कि जी वहाँ पे मिल रहा है तो डबल पैसे देने तक को तैयार। ठीक है, तो पुलिस से कोई डर वगैरह आजकल ज्यादा लग रहा होगा, या क्या मामला आता है पुलिस के हवाले से बताइए। जी, वहाँ से भी जो सख्ती हुई है और जो ऑर्डर जारी हुए हैं उससे भी जो ना लोग जो हैं काफी डर गए हैं और जो ना काफी एहतियात करते हैं कि भाई छोड़ दो इसको, पान ले लो, पान खा लो, क्या वजह थी सही, ताकि वो अच्छा वैसे गुटखा क्यों खाते हैं? क्या इससे क्या आपको सुकून मिलता है इससे, और क्यों इसकी जरूरत पेश आई? तो ये तो आपको अंदाजा होगा कि नशा जो है जब लग जाता तो पता नहीं होता अच्छा है या बुरा है। सही है, देखते हैं अपनी आंखों से, देखते हैं जी कैंसर हो गया और उसके किसी को चेहरे का कैंसर है और किसी की जबान का है, अल्लाह माफ करे। लेकिन क्या बात है, ये सोचते कि जी हम तो बहुत एहतियात करते हैं, हम तो भाई ब्रश करते हैं रात को और कुल्ली करते हैं और अच्छे से गरारे करते हैं, हमारे को क्या होगा, लेकिन जब होना होता है तो पता भी नहीं चलता। सही है, चले बहुत शुक्रिया। अच्छा एक चीज और बता दें मुझे, एक बात बताएं, आप गुटखा इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में आपको कोई मना करता रहा है गुटखा रखने से? सबसे बड़ी मुखालिफ कौन शख्सियत रहे हैं आपके घर में? भाई सबसे बड़ी मुखालिफ हमारी घर की जो लेडीज और वालदा होती है, हाँ वो होती हैं। और फिर जना सुबह जब जाओ तो जब बातें सुनो, और रात को घर में आओ ड्यूटी से और खा के बैठे में, तो जब जिसको बोलते हैं ना नश्तर बरसते हैं। सही है, तो बलाज एक आखिरी बात और बताएं कि आप करते क्या हैं? मैं अच्छा एक चीज ये ना कह दीजिएगा मैं गुटखा बेचता हूँ। नहीं सबसे बड़ी बात ये कि जो मेरी फील्ड है उस हिसाब से जो ये छूटा है, और इसके लिए काफी लोग मुझे पहले टोक चुके थे, यार ये तुम्हारी फील्ड ऐसी नहीं है, आप छोड़ दो इसको। हाँ तो मैं खुद प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। प्रोफेशनल फोटोग्राफर। अच्छा फोटोग्राफर हैं आप? ओके जी तो ये मेरी फील्ड में काफी बुरा और मायूस समझा जाता था, जिसको मैं इतना लाइकली नहीं लेता था, बोलता था मेरी मर्जी मेरी लाइफ है यार, आपको क्या सही है। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जो ना खुद अच्छा फील होने लगा है। चले अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको जो है अगर जो आप कह रहे हैं वाकई ये आपके दिल की आवाज भी बना दे, और जल्द से जल्द जो है वो आप इस बीमारी से बिल्कुल छुटकारा हासिल कर लें। ये बीमारी ही है और क्या जो हमारी सेहत को ख़राब कर रही है, और ये वक्ती तौर पे हमें अगर लग रहा है कि हम बड़े सुरूर में, सुकून में या इत्मीनान में हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इससे एक तो ज़ाहरी तौर पे सबसे पहली जो चीज़ है वो आपके दांत ख़राब हो रहे होते हैं, और दांतों से आपकी मुस्कुराहट ख़राब हो रही होती है। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है तो मतलब या वो अच्छी नहीं है तो आपकी शख्सियत जो है वैसे ही वो उतनी अच्छी नहीं रहती है। फिर उसके सेहत के जो मामलात हैं, फिर कैंसर तक का जो एक ख़तरा है, मतलब और भी बहुत, फिर गंदगी पता नहीं क्या क्या उसमें वो बनाते हैं, और उसमें जरासीम से भरा हुआ पैकेट होता है। ये बस ये आप समझ लें, आपको वो खाना होता है अपने सुकून के लिए। तो ये तो एक जहनी सेहत के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि जनाब क्या हम अपनी मतलब सुकून के लिए गंदबुला खा रहे हैं, तो लाइक इस तरह की चीज़ है। खैर जनाब, राना साहब कैसा फिर हुआ आपको ये कॉलर की बात सुन के? नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और देखें जो प्रोफेशन मैंने इसलिए आपको पूछने का बोला कि कुछ शोबाजात ऐसे हैं जिसमें हमारे लोगों के बड़े मिथ मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे जो डॉक्टर बन रहे होते हैं वो कहते हैं जी चर्स पियेंगे तो हमारा
पढ़ाई में दिमाग ज़्यादा चलेगा। और इसी तरह जो मुख्तलिफ तरह के सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी है, जो पुलिस की ड्यूटी है, यानी पुलिस में भी अगर आप देखेंगे 1,30,000 की जो नफरी है, 400 थाने हैं, उसमें भी आपको एडिक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। जिस तरह उनके ड्यूटी आवर्स होते हैं और जिस तरह की अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स होती है, तो ये बड़ा काउंट करता है। एक हिस्ट्री है पूरी जो ड्रग्स की, कि एडिक्शन जो है शुरू में तो आपको मुफ्त में शुरू होती है, दोस्त यारों के साथ फ्री में, फिर आप उसको खरीद के आस्ता आस्ता लेते हैं, फिर खरीद के जब लेते हैं तो फिर आप उसके आदी हो जाते हैं। आपके ब्लड के अंदर ये डिमांड पैदा हो जाती है कि आपको चीज़ चाहिए। और ज़ाहिर बात है जिसमें निकोटीन और कार्बन के बॉन्ड होंगे, या बेंजीन है, टॉलिन है, आपने देखा समद बॉन्ड का भी नशा जो लोग करते हैं वो टॉलिन की वजह से, हाँ टॉलिन की वजह से इसको करते हैं कि जो कार्बन के जो बॉन्ड ब्रेकअप होते हैं तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आपका हिट होता है। तो ये अगर आप इनकी थीसिस मुख्तलिफ कराची यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़े हुए हैं, ANF के पास रिसर्च चीज़ें अगर आप उनको पढ़ेंगे ना, तो ये जो भी जो कॉजेज़ ऑफ ड्रग एडिक्शन होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाज़ दफ़ा सेपरेशन होती है, बाज़ दफ़ा आपकी मोहब्बत में नाकामी होती है, आप चीज़ों से फरार हासिल करने के लिए ये चीज़ें ले रहे होते हैं। सही। बाज़ दफ़ा आप ऐसी जगह ड्यूटी कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे जो आपने देखा होगा अक्सर दुकानों पे सेल्समैन होते हैं, उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है, चीज़ें होती हैं। या आपने पुलिस एहलकार जो जेल की ड्यूटी देते हैं, आमतौर पे लंबी लंबी ड्यूटी आवर्स होते हैं, तो वो लोग भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं एक साइकोलॉजिस्ट, ज़रा इनसे हम जानेंगे कि ये गुटखा इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इससे ऐसी क्या तस्कीन पहुंचती है ये उन लोगों को जो कि ये सोचे बगैर कि इसमें क्या क्या अज्जा शामिल हैं, और एक जरासीम से भरा हुआ पैकेट है, इसको खा के हम अपने आप को जो है वो सुकून पहुंचा रहे हैं। तो ये इस तरह के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ हैं जनाब सलमान राजा साहब जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम फ़हीम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताइए कि कोई भी नौजवान जो है वो गुटखे की लत उसे क्यों लगती है? इसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं और मुख्तलिफ रुख से इन चीजों को देखा जा सकता है फ़हीम। इसके मेडिकल रीजन भी हो सकते हैं, इसके जो है साइकोलॉजिकल रीजन भी हो सकते हैं, इसके इमोशनल रीजन भी हो सकते हैं और इसके एहसासाती रीजन भी हो सकते हैं। सही। मेडिकल रीजन इसके ये होते हैं कि जब आपकी बॉडी में आपने 1-2 दफा कोई चीज ट्राई की, लेट से कोई ड्रग्स ट्राई की या कोई भी इस तरह की चीज गुटखा वगैरह ट्राई की, तो आपकी बॉडी के अंदर निकोटीन कंटेंट वो जाना शुरू हो जाता है और बहुत सारे केमिकल्स, तो बॉडी आपकी क्रेव करने लगती है, डिमांड करने लगती है उसको। जी, डिमांड करने लगती है। तो आप एज अ रिजल्ट उसमें हैबिचुअल होते जाते हो, बढ़ते जाते हो। ये तो उसका मेडिकल रीजन है जो आम फहम में सबको पता है। ठीक है। जो इसका इम्पोर्टेंट रीजन है वो इसका इमोशनल रीजन है। जैसे कि आप और भी डॉक्टर हजार से पूछेंगे तो वो भी यही बताएंगे कि जब इंसान को कोई इमोशनल झटका लगता है या कोई गम पहुंचता है, तो उस गम की कैफियत को न्यूट्रलाइज करने के लिए सहारा हासिल करता है दूसरी चीजों का जो कि नशावर होती है। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर गम किस नौयत, किस मैग्नीट्यूड का लगा है और उसको किस हद तक वो कह लीजिए न्यूट्रलाइज करना चाहता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग चीजों का। मगर ये जो गुटखा जो है ये तो सारा दिन साथ रखा जाता है, वो सिगरेट के पैकेट की तरह, जब आपको जरूरत होती है उसको फांक लेते हैं। तो आप ये बताइए कि ये इतने गमगीन लोग 24 घंटे गम में रहते हैं? अच्छा, जो हमारे जो मुल्क में जो पाया जा रहा है रुझान, वो ज्यादा इसका ये रीजन नहीं कि गम मिटाने के लिए कर रहे हैं। हमारे मुल्क में खासकर मैंने कराची में जो मेरी जाती मुशाहिदा है वो ये है कि लोग एक स्टेट ऑफ माइंड में रहना पसंद करते हैं चीजों को खा के। उनको लगता है कि वो कूल लग रहे हैं, उनको लगता है वो बहुत ज्यादा उनका रोब चल रहा है, उनको लगता है कि वो उनका एक इम्प्रेशन जा रहा है लोगों के ऊपर। ये इनिशियली स्टार्ट इस तरह हुआ था और अगर हम और पीछे जाए तो इसकी अफादियत हुआ करती थी कि बड़े बूढ़े खाने के बाद एक पान खा लिया या छा लिया और खत्ता चूना लगा के खाया करते थे हाजमे के लिए या बेहतरी के लिए। देखिए लोगों ने इसको आदत बना लिया, नशा बना लिया। तो जिस तरह कहते हैं कि ज्यादती हर चीज की होती है वो बुरी होती है। बिल्कुल सही है सर, बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मौजूद थे जनाब साइकोलॉजिस्ट सलमान राजा साहब और वक्फे अभी सैफी अली खान साहब से हम बात करते हैं। अच्छा सैफी जी, हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि जिस तरह क्रैकडाउन जो चल रहा है ये अदालत के हुक्म के मुताबिक जो है ये आर्जी तौर पे तो बड़े एक भरपूर तरीके से चल रहा है, मगर इसको मुस्तकिल बुनियादों पे ख़त्म कर गुटखे की ये रोकथाम के लिए क्या एक्शन लेने होंगे, ज़रा वो शॉर्टली बताइएगा। देखिए उसके लिए तो गवर्नमेंट ही इनिशिएटिव लेगी, क्योंकि हमारे आपको पता है कि कोर्ट में भी ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि हमारी अपनी पुलिस मिली हुई होती है। ये जितने भी सिर्फ गुटखा ही नहीं है, आप दूसरे भी ड्रग्स ले लीजिए
जो ममनू नारकोटिक्स एक्ट में आते हैं, एनएफ के तहत हैं, वो सब मिल रहे होते हैं। और जो ये हमारी अपनी पुलिस उनको शेल्टर दिए हुई होती है, क्या नहीं पता होता। एक एसएचओ को बिल्कुल पता होता है मेरे इलाके में कहाँ से गुटखा मिल रहा है, कौन यहाँ शराब बेच रहा है, कौन चर्च बेच रहा है, कौन आइस। अब तो मैं सुन रही हूँ कि स्कूल के बच्चे आइस पी रहे हैं जी हाँ। तो ये नोटिस में दिया है कि आइस और कोकीन ये आम हो रहा है। तो ये बड़ी खौफनाक बातें हैं, ये हमें तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और अगर हम कहें जी स्ट्रेस की वजह से लोग पीना शुरू कर देते हैं, तो मैं नहीं समझती ये सिर्फ बहाने हैं, मेरा ख्याल बहाना है। देखिए पीने वाले को बहाना चाहिए, कोई गम है तो कहता है मैं गम में पी रहा हूँ, कोई खुशी है तो खुशी सेलिब्रेट करने के लिए। ये नहीं, वो आदी है। वही बात है कि उसकी ब्लड की ये नीड है कि उसको वो चीज चाहिए है, तो आप अपने आप को आदी ही क्यों करें। मेरे ख्याल से जितना हमारा स्ट्रेस का काम है एज ए लॉयर, वो सबसे ज्यादा गुटखा आपके राशन में आना चाहिए। नहीं, गुटखा क्या, एवरीथिंग। मैं छालिया भी नहीं खाती हूँ, लेकिन वकील खाते हैं, वकील खाते हैं। मैं छालिया भी नहीं खाती। केस टू केस डिपेंड करता है ना। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो पान खाते रहे, पान रखते रहे, पान दान होते रहे। हमारी खवातीन जो हैं घरेलू, मुझे बताइए एक घरेलू खातून को क्या स्ट्रेस है कि वो भी मुंह में गुटखा डाल के और वो पूरा दिन अपने आप को खराब कर रही है। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच सैफी जी, आप तशरीफ लाए, आपको बेहद शुक्रिया। राना साहब आप तशरीफ लाए, एक अच्छी गुफ्तगू रही। और हम हुकूमत से अपील करते हैं कि जो आर्जी तौर पर क्रैकडाउन चल रहा है इसको मुस्तकिल बुनियादों पर इसको बिल पास किया जाए, कुछ भी किया जाए, और ये बहुत अच्छा काम है। और नौजवान इस वक्त जो नाराज हैं, मगर फ्यूचर में उनके लिए ही बेहतरी है और उनके घर वालों के लिए भी एक अच्छी खुशी की खबर है कि ये गुटके शुटके मिलना बंद हुए हैं। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाजत। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान